अगर आपको 10वीं कक्षा का मैथ्स आता है तो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। कॉलेज टाइम में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, जो टाइम की एडवांटेज आपको मिलेगी वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई आपसे 10 साल बाद इन्वेस्टिंग शुरू करेगा तो उसको बहुत गुना पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आपके बराबर आ पाएगा। डिविडेंड बेस्ड म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जबकि हमें नॉर्मल ग्रोथ बेस्ड फंड्स लेने चाहिए। डायरेक्ट इज जहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं होगा बीच में, रेगुलर इज ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा। सो ब्रोकर को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आप काफी पैसे बचा सकते हैं। किसी ने सही कहा है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां कर करके ही तो सीखता है, खास करके पैसों के मामले में। लेकिन भैया अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस जन्म में अच्छे खासे पैसे कमाना तुमसे ना हो पाएगा। नेशनल बेस्ट सेलर ऑथर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस कोच मिस्टर मनोज अरोरा सर कहते हैं, किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जिसे फाइनेंस डोमेन की अच्छी समझ हो, इस विषय पर जो हजारों लोगों से बात करता हो, उनकी हजारों आम कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को समझता हो और उसे सुधारता हो। इससे आपका पैसा और वक्त दोनों बचेगा। इसी संबंध में उनके द्वारा लिखी गई फोर्ब्स 30 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स, इस किताब को लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। किताब के माध्यम से उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया है, अगर किसी ने इन 30 कॉमन मिस्टेक्स में से किसी 2 या 3 पर भी अच्छे से अमल किया ना, तो आने वाले समय में उसके पास अमाप संपत्ति होगी। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्लीज बाय दिस बुक फ्रॉम देयर एंड वॉच दिस फुल वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। मनोज सर, मिस्टिक मंत्रा पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी किताब का जो टाइटल है फूप्स, बहुत फंकी है। ऊप्स सुना था लेकिन फूप्स नहीं सुना था। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो ऊप्स का मतलब है गलतियां करने के बाद अब आगे क्या करना है इसकी समझ आना, मतलब ऊप्स मूवमेंट। और फूप्स एफ के साथ, जहाँ एफ का मतलब है पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंस। कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करने के बाद अब और आपका ज्यादा बेड़ा गर्द ना हो, यानी और ज्यादा वित्तीय हानि ना हो, इसकी जो समझ आना है वो है फूप्स मूवमेंट। और आपने ऐसे 30 फूप्स मूवमेंट का जिक्र आपकी किताब में किया है। लेकिन ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जहां हम गलतियां करते हैं, वो जनरली सबको समझ नहीं आते, क्योंकि फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत है। आमतौर पर सामान्य लोगों को नहीं समझ आते। एक तो इसके लिए चाहिए प्रॉपर एजुकेशन, नहीं तो एक अच्छा मेंटोर। निसंदेह आप उनमें से एक हो। हमारे मेंटोर का पहला फूप मूवमेंट कौन सा था जिसने उन्हें फाइनेंशियली साक्षर होने पर जागरूक किया? ओके, इंटरेस्टिंग। थैंक यू पूजा। सो ऐसा था कि करीब तब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, मतलब आप ही लगा लो आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था और मेरी सैलरी तब 5,000 रुपए करीब थी महीने की। 26-27 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तब मैंने L&T बॉम्बे में स्टार्ट किया था जॉब करना। मैं छुट्टियों पे घर आया हुआ था, दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो घर आया हुआ था। तो मेरे ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर, उनकी एक पासबुक अपडेट करने के लिए उन्होंने मुझे दी कि भाई बैंक जा रहे हो तो ये पासबुक मेरी अपडेट करा देना। वो पीपीएफ अकाउंट की पासबुक थी उनकी। पहले पासबुक ऐसे अपडेट होती थी, आपको बैंक जाके अपडेट करानी पड़ती थी, ऑनलाइन सिस्टम कुछ नहीं होता था आज से 25 साल पहले। तो मैं पासबुक अपडेट करा के लाया, तो मैंने उसमें देखा कि उनका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था करीब 70,000 रुपए साल का। अब ये देख के मैं सोचने लगा कि मैं 5,000 रुपए महीने पे फुल टाइम 8-10 घंटे रोज काम करता हूँ, विच इज लाइक 60,000 रुपए साल का हो गया करीब करीब। और यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000 रुपए, जिसके लिए इनको काम भी नहीं करना पड़ रहा। तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? मैं मतलब मेहनत करके 60,000 कमा रहा हूँ इंजीनियरिंग करने के बाद और अच्छी कंपनी में काम करने के बाद, और यहाँ बिना कुछ काम किए इनको 70,000 रुपए बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। सो वो एक मोमेंट था ऐसा जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि आपका पैसा अपने आप पैसा क्रिएट कर सकता है और आपसे ज्यादा कर सकता है। जितना आप एक्टिवली जॉब या बिजनेस से कमाते हो उससे ज्यादा कर सकता है। तो वो एक बहुत स्ट्राइकिंग मोमेंट मेरे लिए था। उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया कंपाउंडिंग को, बिकॉज वो जो 70,000 रुपए था वो एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे इतना पैसा जनरेट कर सकता है। और फिर मैं पढ़ते पढ़ते रियलाइज करने लगा कि ये बहुत ही पावरफुल चीज है, और इसको आइंस्टाइन जैसे इंसान इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इतना पावरफुल है कि इंसान, एक नॉर्मल इंसान इसको समझ नहीं सकता कि ये कितना पावरफुल है।
अब मैं आपसे अगर पूछूं कि लेट अस से जैसे एक कॉपी का पेज होता है, उसको अगर हम डबल फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी, राइट? तो अगर हम उसको ऐसे 50 बार डबल फोल्ड करें तो कितनी थिकनेस हो जाएगी उसकी, एक नॉर्मल पेज की? तो एक आम इंसान की सोच इतनी जाती है कि मे बी इतना इतना मोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इससे ज्यादा कितनी सोच जाएगी, राइट? बट एक नॉर्मल पेज को अगर आप 50 बार फोल्ड करें तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाती है कि वो यहां से लेके आपको चंद्रमा तक ले जा सकती है, उसकी थिकनेस, यानी कि लैक्स ऑफ किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक आम इंसान के बस की नहीं है विजुलाइज करना, क्योंकि हमें जो आसपास दिखता है वो सब एक लीनियर ग्रोथ दिखती है, हमें कंपाउंडेड ग्रोथ कहीं नहीं दिखती है। तो कंपाउंडिंग समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब फॉर्मूला समझना आसान है, वो सब हम 10th में 12th में पढ़ते हैं, लेकिन उसको रियलाइज करना कि वो कितना पावरफुल है, वो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो फिर वो समझ आया और उसके बाद मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया, कंपाउंड करना शुरू किया। और ये बहुत पावरफुल चीज है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है आपको। तो वो मेरी एक पहली फोर्स मोमेंट थी जब मैंने रियलाइज किया कि पैसा अपने आप ग्रो करता है कंपाउंडिंग के थ्रू। बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, लेकिन उनकी दिक्कत ये होती है, उन्हें मैथ्स नहीं समझ आता या स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ आते। जैसे आपने कहा कि नॉर्मल लोगों के लिए ये पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, लेकिन वो करना तो चाहते हैं। ऐसे बिगिनर्स के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सलाह दें, और कौन से टॉप 3 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स वो अपनी बिगिनिंग स्टेज में करते हैं और वो उसे कैसे सुधार सकते हैं। आई थिंक सबसे पहली मिस्टेक, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज मैं भी एक आम इंसान की तरह ही मैंने स्टार्ट किया था। मुझे किसी ने मेंटरिंग नहीं दी थी या किसी ने कोई, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी ऐसी जिससे मुझे ज्यादा नॉलेज होती। मैं भी एक आम इंसान हूँ, नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल ग्रेड्स लेके ही पास हुआ हूँ। 60-70% जब ज्यादा से ज्यादा आ जाते थे, इससे ज्यादा कभी नहीं आते थे। बाद में मैंने पढ़ाई को सीरियसली लिया, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहली गलती जो मैंने, फाइनेंशियल गलती जो मैंने की थी, वो थी लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि मैंने जाके एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लिया, क्योंकि सबने बोला खरीद लो, सबने रिकमेंड किया, सब खरीदते हैं, तो मैंने भी खरीद लिया। बट बाद में मुझे जाके रियलाइज हुआ, जब मैंने थोड़ा स्टडी किया और फाइनेंसेस के बारे में नॉलेज आने लगी, तो मुझे समझ में आया कि लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक रिस्क को कवर करने के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जब ये समझ में आने लगा तो फिर लगा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ टर्म प्लान लेना होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स होते हैं, लाइक चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी हो, वहां इन्वेस्टमेंट्स करनी है आपको। सो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं शुरू में। तो इसको अगर अवॉइड कर सकें तो आप काफी सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि इससे रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, जो कि लगते ज्यादा है, बिकॉज वो 20 साल बाद मिलते हैं तो हमें लगता है बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, लेकिन एक्चुअली में इसके रिटर्न्स काफी कम होते हैं। दूसरी गलती मैं ये बोलूंगा कि जो काफी लोग करते हैं कि आजकल की जनरेशन सबसे ज्यादा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में काफी अट्रैक्टेड रहती है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, बट उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। उसमें इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। आज आपने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो हो सकता है 1 साल बाद वो सिर्फ 900 रुपए ही रह जाए आपके, ठीक है, और 2 साल बाद 1100 हो जाए, या 3 साल बाद वो 800 ही रह जाए। तो ये एक उसमें वॉलेटिलिटी होती है, एक स्टेबल ग्रोथ नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ ऊपर नीचे रहती है। इन केसेस में जो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमारे में पेशेंस नहीं होती जब हम बिगिन करते हैं, और हम समझते नहीं है इस वॉलेटिलिटी को। तो उस चक्कर में हम लोग उस पैसे को, जब जैसे 100 का 1000 रुपए का 900 रुपए रह गया आज से 1 साल बाद, तो हम डर जाते हैं कि हमारा पैसे का क्या होगा। तो हम वो पैसे या तो विड्रॉ कर लेते हैं या हम उसको इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, और हम वेट करते हैं कि वो वापस 1000 पे आ जाएगा तो मैं उसमें से विड्रॉ कर लूंगा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है तो या तो हमें किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उससे निकल आना चाहिए, चाहे वो 900 रुपए मिल रहे हो, उस 900 रुपए को सही से इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट सही है तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए,
मे बी 1 साल 2 साल वेट करनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं कि पेशेंस की कमी होने की वजह से बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं और ये वॉलेटिलिटी उनको बहुत नुकसान करती है। तीसरी चीज जो मैंने देखी, जो म्यूचुअल फंड्स में काफी लोग पैसे लगाते हैं, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल देते हैं कि भाई किसी ब्रोकर ने सजेस्ट किया कि इस वाले फंड में पैसे डाल दो, अब एक्सिस म्यूचुअल फंड में उन्होंने डाल दिए, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हुआ कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का मतलब हर साल उनके जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसका 2% या 2.5% आपका कटता रहेगा एज अ फीस फॉर द फंड हाउस या फॉर द ब्रोकर। वो उनको रियलाइज नहीं होता, उनको हमेशा डायरेक्ट फंड्स में पैसे डालने चाहिए। तो ये एक मिस्टेक है जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होती उस स्टेज पे कि रेगुलर और डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट इज जहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं होगा बीच में, रेगुलर इज ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा। सो ब्रोकर को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आप काफी पैसे बचा सकते हैं। अगेन वो जो 2% है वो लगता छोटा है, बट वो 2% आपके पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट का होता है। लेट्स से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको साल में 10 रुपए प्रॉफिट होता है उसका 10%, तो 2 रुपए जो होता है वो 100 रुपए का 2% कमीशन जाता है, विच इज लाइक 2 रुपए। सो 10 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, 2 रुपए तो उसमें से दे दिया, तो 20% प्रॉफिट तो आपका गया। तो ये समझ होती नहीं है उस स्टेज में। और दूसरी गलती म्यूचुअल फंड में ये भी करते हैं कि हम डिविडेंड बेस्ड म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जबकि हमें नॉर्मल ग्रोथ बेस्ड फंड्स लेने चाहिए। डिविडेंड बेस्ड फंड्स होते हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा बोनस हमें मिल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप ही के पैसे को आपको दे देते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ बोनस मिल गया है। सो वो वर्ड डिविडेंड जो है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग और ये गलती कर बैठते हैं। तो हमें ग्रोथ बेस्ड फंड्स में जब हम पैसे डालते हैं तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो होता है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि मैंने भी की हैं, सब करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, प्रॉपर अवेयरनेस हो, तो शायद हम ये गलतियां अवॉइड कर पाएंगे। एंड अगर हम ये गलतियां अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वेल्थ ज्यादा ग्रो करेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आने वाली जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहली चीज इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें और उसके गाइडेंस में इन्वेस्टमेंट करें। आप चाहे आप इन्वेस्टमेंट खुद ही करें, आपको किसी के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। अदरवाइज वो सब गलतियां रिपीट होती हैं और फिर उसका जो लॉस होता है फाइनेंशियल और टाइम लॉस, वो तो फिर सफर तो उसी को करना पड़ता है जो इन्वेस्ट कर रहा है। सो ये 3 मेन चैलेंजेस मैंने देखे हैं। तो सर, ये वित्तीय तरीके से एक्टिव होने की एक सही एज क्या है, सही टाइम कौन सा होता है आपके हिसाब से, क्या लगता है? जब आपको काउंटिंग करनी आ जाए, प्लस माइनस करना आ जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई करना आ जाए, बस तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आपको ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मूला या ऐसे रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपको 10वीं कक्षा का मैथ्स आता है तो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। थोड़ा गाइडेंस जरूर चाहिए, बट कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो करना, थोड़ा पेशेंस रखना कि वो गाइडेंस का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला कैलकुलेशन थोड़ा मोटा होता है, समझना पड़ता है, थोड़ा सा 8वीं 10वीं का मैथ्स आपको आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनका कोई खास फायदा होता नहीं है, उनको बल्कि लॉस में और चले जाते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आज की डेट में मार्केट में इतने फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे कि कोई उसको जज नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, पेशेंस, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना आना चाहिए, मैथमेटिक्स 10वीं तक का, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास पॉकेट मनी है, आपको महीने के 1000 रुपए भी मिलते हैं पॉकेट मनी, उसमें से भी आप 500 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं किसी भी चीज में। चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करो 500 रुपए का, चाहे आप म्यूचुअल फंड SIP शुरू करो 500 रुपए का, आप कुछ भी शुरू कर सकते हो आज की डेट में। और सब ऑनलाइन है, आपको कहीं ऐसे नहीं कहीं जाने की जरूरत है उसके लिए। आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में है, तो भी आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना टाइम ज्यादा होगा कंपाउंडिंग को इम्पैक्ट लाने के लिए। और कंपाउंडिंग तो एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडिंग के लिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक पेपर को 50 बार फोल्ड कर दिया जाए तो कितने लाख किलोमीटर्स उसकी थिकनेस हो जाती है। अगर इमेजिन करो उसको एक बार और फोल्ड कर दिया जाए तो जितना 50 बार में थिकनेस हुई थी उतनी एक बार में और हो गई ना। तो एक बार और फोल्ड करना इज
इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कंपाउंडिंग में 1 साल एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने कॉलेज टाइम में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, चाहे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करी, जो टाइम की एडवांटेज आपको मिलेगी वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई आपसे 10 साल बाद इन्वेस्टिंग शुरू करेगा तो उसको बहुत, ऐसे नहीं कि उसको बहुत गुना पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके वो आपके बराबर आ पाएगा। तो स्टार्ट कॉलेज टाइम से करिए, 500 रुपए महीने से करिए, बट स्टार्ट करिए। स्टार्ट करोगे तो साथ साथ सीखोगे। वेट करते रहोगे, सही टाइम आएगा, मेरी जॉब लगेगी या मैं बिजनेस करूंगा, अच्छे पैसे आएंगे, उसमें से कुछ सेव होगा, फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आप टाइम लूज कर रहे हो। स्टार्ट अर्ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर मुझे एक बार शॉर्ट में एक बार बताइए कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने किन बातों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हर एक का प्रोफाइल अलग होता है, बट जनरली अगर आप मुझसे पूछो, सिंपल पॉकेट मनी से आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, उसमें साल में 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। उसमें से आप पैसे जल्दी निकाल नहीं सकते, तो आपको डिसिप्लिन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए आपको कोई जॉब या कुछ भी नहीं चाहिए। पीपीएफ अकाउंट कोई भी खोल सकता है जाके किसी भी बैंक में, ठीक है। सो फिक्स डिपॉजिट करो, पीपीएफ करो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करो छोटे अमाउंट से, सीखो थोड़ा सा और शुरू करो। छोटी मोटी गलतियां होंगी भी तो सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्ट करो। तो ये 3 चीजों में आप डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट। और म्यूचुअल फंड्स में अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आजकल इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड्स बहुत सिंपल होते हैं उनके लिए जिनको कोई समझ नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, वो इंडेक्स फंड्स में पैसे डाल सकते हैं। वो मार्केट के हिसाब से अपने आप ग्रो करते रहते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टॉप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, एक इंडेक्स फंड का नाम है। तो उसका बेसिकली मतलब है कि टॉप 100 कंपनीज जो होंगी, आपके पैसे उन्हीं कंपनीज में जाएंगे। सो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है फॉर एग्जाम्पल, उसी में लगेगा। तो पैसे का रिस्क कम होता है आपका पैसा लूज करने का, और जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करती हैं आपके पैसे ग्रो करते हैं। अदरवाइज आप बहुत स्पेसिफिक फंड्स अगर चूज करते हैं, अगर आपको नॉलेज है, तो फिर आप जैसे होते हैं मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स चूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप छोटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हो, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, पर आपको सिलेक्ट करने की समझ होनी चाहिए, तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो इसलिए नए लोगों को लिए मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। नए लोगों के लिए, कॉलेज पास आउट्स या फ्रेश जो जॉब में गए हैं, उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड्स में ही पैसे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड का जहां तक सवाल है। इसके अलावा पीपीएफ में करो और एफडीज करो। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, अगर उसकी सही समझ हो तभी हम थोड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना डायनामिक है मार्केट, एक्सपर्ट से भी गलतियां होती है। तो आपके हिसाब से कौन सी मिस्टेक है जो एक्सपर्ट्स ज्यादातर अवॉइड करते हैं, वो करते ही नहीं है, उसमें घुसते ही नहीं है? तो आपने बिल्कुल सही बोला कि पूरी तरह से मार्केट को समझना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, आजकल सब कुछ ग्लोबली कनेक्टेड है। तो कहीं यूक्रेन रशिया की वॉर हो गई तो पूरा सर्व इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है, ठीक है ना, और यूएस की इकोनॉमी डाउन हो गई तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ये सब कनेक्टेड है आज की डेट में। तो जो थोड़े मेच्योर इन्वेस्टर्स हो जाते हैं वो समझते हैं इस बात को कि वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है कि सब कुछ जज कर पाए ठीक से। वो हमेशा सिस्टमैटिकली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए लिया और इन्वेस्ट कर दिया किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। वो सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। विच मीन्स कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है भी तो भी मैं अपने आप को इतना नॉलेजेबल नहीं समझूंगा कि मैं जाके किसी एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे होंगे अभी। तो मैं वो 10 लाख को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह मैं उसको ब्रेक करूंगा, लेट्स से 50-50 हजार के मंथली इन्वेस्टमेंट्स में। तो मैंने अगर सिलेक्ट किया कि मुझे एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करूंगा। इस महीने 50,000, अगले महीने 50,000, फिर अगले महीने 50,000, ऐसे करते करते अपने 10 लाख पूरे करूंगा। उससे क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर मार्केट्स ऊपर नीचे भी हुए, कुछ पैसा मेरा आज की डेट में जो मार्केट का लेवल है उस पे लगेगा, कुछ पैसा अगर मार्केट नीचे आ गया तो नीचे वाले उस पे लगेगा, ऊपर चला गया तो ऊपर। तो मेरा रिस्क जो है एवरेज आउट हो जाता है ओवर टाइम। मैच्योर इन्वेस्टर्स हमेशा सिस्टमैटिकली ही इन्वेस्ट करते हैं, ये समझते हुए कि मार्केट को पूरी तरह से समझना इम्पॉसिबल है। और जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको टिपिकली लगता है कि उनको सब समझ है, तो अरे मार्केट ऊपर जाने वाला है, अभी इन्वेस्ट कर दो सारे पैसे। तो ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। तो हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
सर आपने किताब में जिक्र किया है एक फूक मूवमेंट का, तो हम उसे मिस्टेक ही कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो ये तो लोग सही कदम मानते हैं, मिडिल क्लास वो तो इसके सिवा और कुछ बेटर सोच ही नहीं सकती। सोने में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना, लेकिन आपने थोड़ा इसके उल्टा कहा, वो क्यों कहा? हाँ, तो जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी प्रोबेबली आज से एक जनरेशन पहले। आज से 40-50 साल पहले ना तो इंटरनेट था, ना म्यूचुअल फंड्स थे, ना ऑनलाइन स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल थे, कुछ भी नहीं था ऑनलाइन, राइट? इंटरनेट ही नहीं था तो ऑनलाइन क्या होगा। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट होती थी, क्योंकि फिजिकल है, आप जाओ, आपके सामने फिजिकली आपका इन्वेस्टमेंट दिखता है आपको, आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो। बट उसके आज की डेट में अगर मैं कंपेयर करूं उस इन्वेस्टमेंट को वर्सेस जो ऑप्शंस आज आपको अवेलेबल हैं, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत फीकी पड़ जाती है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। पहला, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। अभी आपने बात की कि एज अ स्टार्टर जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहाँ, अब वो कैसे 50 लाख रुपए लाए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए? आपको तो इकट्ठा पैसा चाहिए ना। रियल एस्टेट में 500 रुपए करके तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। पहली बात तो जो स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वो तो कर ही नहीं सकते। सेकेंड टाइम, जिसके पास पैसा है भी 50 लाख और उसने लगा भी दिया, इन्वेस्ट कर भी दिया, तो उसका पूरा पैसा ब्लॉक हो गया। कल की डेट में उसको 5 लाख रुपए चाहिए उसमें से, तो क्या वो निकाल सकता है उसमें से? नहीं निकाल सकता भाई। पूरा 50 लाख का मकान है, प्रॉपर्टी है, अगर बेचोगे तो 50 लाख की बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगी। तो ये नहीं कि आप उसमें से 5 लाख रुपए निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो लिक्विडिटी नहीं होती रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। तीसरा, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपका फ्लैट है, आपने रेंट पे दिया है, आपको मेंटेनेंस चाहिए उसकी, उस पर टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको गवर्नमेंट को। प्रॉपर्टी टैक्स दोगे, 10 तरह के टैक्सेस होते हैं। फिर जब आप बेचोगे उस इन्वेस्टमेंट को, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई होता है। 20% जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 20% आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दोगे। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आज की डेट में भी काफी इलीगल मनी इन्वॉल्व है। 50 लाख की आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो पेपर पे वो 30 लाख की ही होगी, आपको 20 लाख रुपए कैश देना पड़ेगा। ऐसी चीजों से डील कर रहे हो जो कि आज की डेट में बिल्कुल ऑब्सलीट है। एक जनरेशन पहले एक सेंसिबल चीजें थी, बट आज नहीं है, बिकॉज आज आपके ऑप्शंस बहुत अच्छी अवेलेबल है, राइट? तो इसीलिए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रियल एस्टेट। आज की डेट में इतनी अच्छी ऑप्शंस है, मैं क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके इतना पैसा ब्लॉक करूं? और रिस्क भी तो बढ़ जाता है ना। आप सडनली 50 लाख रुपए एक जगह लगा रहे हो और वो ठीक नहीं निकली इन्वेस्टमेंट, तो आपका रिस्क बढ़ गया ना। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक रीजन जिसकी वजह से लोग फिर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो है शो ऑफ, क्योंकि वो दिखती है, फिजिकली दिखती है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लाइक एफडीज हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, पीपीएफ है, ये दिखता नहीं है ना आपको। बैंक में बड़ा पैसा किसी को दिखता थोड़ी है। लेकिन रियल एस्टेट आप शो ऑफ कर सकते हो कि भी मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। जस्ट लाइक कार, आपके पास 4 गाड़ियां हैं, ठीक है? वैसे ही रियल एस्टेट है, मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज। सो इट्स जस्ट अ शो ऑफ। उसमें कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं है एज एन इन्वेस्टमेंट, अनलेस किसी को बहुत पर्टिकुलर नॉलेज हो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट सडनली बढ़ने वाले हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। बट जनरली फॉर कॉमन पब्लिक कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। सर अपना घर बनाना तो सबका सपना होता है। ये जो नए जॉब लगे वाले है ना मार्केट में, उनके घर से भी प्रेशर होता है कि अब जॉब लग गई, जल्दी से घर ले लो, कर्जा निकाल डालो, और शादी भी करनी है, गाड़ी भी लेनी है। आपकी इस पर मुझे सजेशन चाहिए कि ये जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं उन्हें ये करना चाहिए, नहीं तो क्यों नहीं, और करे तो कब करे? देखो, 2 चीजें, एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह, और एक अपना घर बनाना, अपने घर में रहना। जो जिस घर में आप रहते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? उससे आपको कोई रिटर्न नहीं आता है, ना आप उसको सेल कर सकते हो क्योंकि आप रह रहे हो उसमें। वो एक अलग चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज हो गई, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको अपने रहने के लिए घर लेना है तो आप सोच सकते हो, उसमें भी 50-50 हूं मैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको फ्रीडम चाहिए मूवमेंट की, तो आप रेंट पे रहो, वो ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ता है फाइनेंशियली, और आपके पास फ्रीडम भी रहती है, ठीक है? थोड़ा सा उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि कल को ओनर आपको बोल दे कि भाई घर खाली करो, तो आपको थोड़ा सा ट्रबल जरूर हो सकता है कि दूसरा घर रेंट पे लेना पड़े, वो एक ट्रबल हो सकता है। बट अदरवाइज बहुत सेंस बनाता है कि आप
रेंट पे घर लो, वो फाइनेंशियली बहुत एक वायबल ऑप्शन है और बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है कंपेयर टू लाइक आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, उससे बेटर है आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो और रेंट पे 30-40 हजार रुपए में रेंट पे रह लो। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फर्क है। 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है उससे 80-90 हजार रुपए तो आपको महीने का उससे रिटर्न आ जाएगा। फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा मन है लेने का तो अपने रहने के लिए आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर उससे आप फिर बाउंड हो जाते हो बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, बच्चे होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, कॉलेज है, फिर आपको लगता है कि घर यहाँ है, जॉब दूर है, ट्रैवल करना पड़ता है, बच्चों के स्कूल दूर है, तो फिर आपको घर बेचना खरीदना आसान तो नहीं है। तो इसीलिए रेंट पे रहना मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू अपना घर खरीदना। बट फिर भी एक बड़ा पर्सनल डिसीजन होता है एक फैमिली के लिए। लोन पे कभी घर नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा आप इन शॉर्ट कह रहे हैं, राइट? मेरे हिसाब से तो घर खरीदना ही नहीं चाहिए। तो रहे कहाँ, लड़की नहीं देगा कोई। रेंट पे रहो, जिंदगी भर रेंट पे रहे तो भी चलेगा। रेंट पे रहो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, और क्या क्या प्रॉब्लम है। अरे आप समझो, आपकी पावर आपके जो पैसे से पैसा जनरेट हो रहा है उसमें है, ठीक है। आपने सारा 1 करोड़ रुपए तो लगा दिया, लोन ले लिया, अब ईएमआई चुकाए जा रहे हो, 20 साल 30 साल निकल गए, इसी में जिंदगी आधी तो निकल गई एक मकान के चक्कर में, बाकी आधी का पता नहीं क्या होने वाला है। पॉइंट ये है कि आप अगर रेंट पे रह के उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्ली, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट ये माइंडसेट चेंज होने में काफी साल लग सकते हैं लोगों के। तो अगर आपको फिर भी माइंड आपका ये कहता है, आपके पास सोशल प्रेशर है घर से या सोसाइटी से कि नहीं नहीं एक घर होना चाहिए, तो ठीक है ले लो, बट एक घर बस रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। सर आप जहाँ बैठे हो वो आपका रेंट वाला घर है या खुद का घर है? ये मेरा खुद का घर है, बट आई एम प्लानिंग टू लिक्विडेट दिस एंड मूव आउट ऑफ दिल्ली। मेरा प्लान ये है कि मैं 3 साल गोवा में रहूंगा, 2 साल वाइजैक में रहूंगा। अब ऐसे अगर मुझे करना है तो मैं घर खरीद नहीं सकता ना हर जगह, तो बेटर है कि रेंट पे रहो यार, जहां रहना है रहो रेंट पे, बिकॉज आपकी इनकम इतनी आ रही है आपके इन्वेस्टमेंट से कि आप आराम से कहीं भी रेंट पे रह सकते हो, और उसके अलावा एडिशनल पैसा आता है जो आप इंजॉय कर सकते हो जिससे। ये एक पॉइंट है सर, बिलीविंग दैट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इज प्राइमरीली टू जनरेट हाई रिटर्न्स। तो ये बुलबुला भी आप फोड़ दो एक बार। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आपको अच्छा रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डॉटर की एजुकेशन है आज और उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अगले साल। अभी मेरे पास 5 लाख रुपए है लेट्स से, लेकिन मुझे चाहिए अगले साल, तो मैं 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करूंगा कहीं, ठीक है। अब मैं रिटर्न्स के पीछे भागू कि जहां मुझे बेस्ट रिटर्न्स मिल जाएगा वो देखूं, या मैं देखूं कि जहां उस पैसे की थोड़ी सिक्योरिटी होगी और रिटर्न्स चाहे थोड़ा कम मिल जाए, मैं कभी भी निकाल पाऊं उस पैसे को। तो मुझे क्या चाहिए, रिटर्न्स तो चाहिए, बट रिटर्न्स के अलावा मुझे और भी चीजें देखनी है। लिक्विडिटी कितनी है उसकी, मैं कब निकाल सकता हूँ उससे पैसे, है ना। अगर मैंने सब स्टॉक्स में डाल दिया या म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मुझे समझ भी है तो भी डाल दिया, तो हो सकता है मार्केट्स डाउन हो जाए अगले साल तक, वो 5 लाख का 4 लाख ही रह जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा जब मुझे डॉटर की एजुकेशन के लिए 5 लाख चाहिए। तो रिटर्न्स इज नॉट द ओनली रीजन आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसे इन्वेस्ट इसलिए भी करते हैं कि आपको लिक्विडिटी चाहिए उसमें, सेफ्टी चाहिए उसमें, कैश फ्लो चाहिए उसमें, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ अपने पैसों से ही घर चलाना है, मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो मुझे कैश फ्लो भी चाहिए कि हर महीने 50,000 आता रहे रेगुलर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। रिटर्न्स भी एक रीजन होता है और इसके अलावा बहुत सारे और रीजंस होते हैं। तो सिर्फ रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, सब चीजों का बैलेंस देखना है, उसके लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। हाँ जी। तो सर अब ये लास्ट सवाल है कि लोगों का ये मानना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब रिटायरमेंट। आप बताइए कि ये रिटायरमेंट का फाइनेंशियल फ्रीडम से जो कनेक्शन लगाते हैं लोग, वो गलत है क्या? आपने इसे फूक मूवमेंट क्यों कहा? रिटायरमेंट लोगों को लगता है कि आप बस घर बैठ गए, आपके पास कोई काम नहीं करना है, बस पैसा आता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है अब आपके पास चॉइस है, जो आपको करना है आप वो करो। आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, आपके पास सारी चॉइस है। टिपिकल रिटायरमेंट जो होती है, टाइम होता है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता है और एनर्जी नहीं होती है। 60 साल के बाद आप रिटायर होते हो, तब आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते पता नहीं लाइफ में। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम यूजुअली लोग 40-45 की एज में ले लेते हैं,
उसके बाद उनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, एनर्जी भी है, और फिर वो करते हैं जो वो रियली में करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 42 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम ली थी, ठीक है। मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी आईबीएम से 20 साल जॉब करने के बाद, और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम ली, और उसके बाद मैंने जो मेरा मन था मैंने वो करना शुरू किया, लाइक ट्री प्लांटेशन शुरू किया, बुक्स लिखनी शुरू की, ये सारे काम शुरू किए। और उसके लिए मेरे को ये नहीं कि उससे पैसा आना चाहिए। अगर मैं ट्री प्लांटेशन करता हूँ तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता उसके लिए, बट आई एंजॉय डूइंग इट। सो वो काम करो जो, लेकिन उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो आप यंग एज में अगर फाइनेंशियली फ्री होगे तभी कर पाओगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत डिफरेंट चीज है जिसमें आप लाइफ को अपने टर्म्स पे जी सकते हो। रिटायरमेंट इज लाइक, ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी बिकॉज कंपनी अलाउ ही नहीं कर रही है। तो ये बहुत डिफरेंट है दोनों। धन्यवाद सर, आपने ना इतना, मतलब मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ये इतना स्मूथ जाएगा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो अपनी पॉकेट मनी से, या जो भी पैसे आप कमा रहे हो उसका कुछ पोर्शन लगाओ और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। जरूर सर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।